तो गार्गल एक ऐसी चीज है जो हम करते हैं तो आवाज निकालते हैं, जैसे करते हैं आ। इफ यू से आ, यू आर स्ट्रेनिंग योर वोकल कॉर्ड्स फर्दर। तो कभी भी अगर आवाज खराब है तो गार्गल ना करें। क्या क्या ऐसे साइंस बॉडी में दिखने लगते हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? स्मॉल जॉइंट्स के पेन होते हैं, हार्ट का कुछ हो सकता है, या आँखों के आगे व्हाट यू कॉल स्वेलिंग आने लगती है, जिसको हम इडीमा कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो कहीं कोई फेस पे स्वेलिंग आ रही है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, फीवर आ रहा है, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सोर थ्रोट अगर बार बार हो रहा है तो हमें कब अलर्ट होने की ज़रूरत है? तो ये अटैक्स अगर हमारे 1 साल में 3 से ज़्यादा बार आते हैं और हर बार फीवर के साथ आते हैं, ऐसे अटैक्स अगर कंटिन्यूअसली 3 साल से आ रहे हैं, तो उस केस में हमें कभी कभी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन का केस कब वर्स हो जाता है कि सर्जरी जैसी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है? बहुत सीवियर जब थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तो थ्रोट से इन्फेक्शन गले में आने लगता है, और वो सिचुएशन इतनी भयानक हो जाती है कि मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे तो कोई मेरे को, जिसको हम कहते हैं एंजाइना का पेन हो गया। मतलब जब हार्ट अटैक आता है उतना सीवियर पेन पेशेंट को गले में फील होता है। तो उस केस में तो वो इमरजेंसी हो जाती है। उस केस में तो पेशेंट को एडमिट करके गले में कट लगा के वो पूरा इन्फेक्शन निकालना ही पड़ता है। तेज़ जो लोग बोलते हैं या बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, क्या बेटर है? जितना आप चिल्लाएंगे या जितना आप कानाफूसी करेंगे, जैसे धीरे धीरे बोलोगे आपको लगेगा कि आप धीरे बोल रहे हो। विस्पर तो विस्पर हमारे गले को, हमारे वोकल कॉर्ड को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय के चिल्लाने की। तो चुगली करने वाले लोग फिर देखो चुगली बंद हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के साथ होता है क्योंकि आवाज़ चली गई। ये क्यों हो जाता है? स्मोकिंग के कारण जो आवाज़ जाती है, स्मोकिंग के कारण जो वोकल कॉर्ड में डिसीज़ आती है, वो 99% कैंसर होती है। तो आवाज़ अगर किसी की जा रही है, बिना बोले आवाज़ जा रही है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। बच्चे की आवाज़ बड़े होने के बाद भी बच्चे जैसी रह गई है। यस, बहुत। जो बच्चे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में होते हैं, बहुत ज़्यादा, और माँ भी उस बच्चे से बच्चे की भाषा में बात करती हैं, तो वो बच्चा कभी बड़ा हो ही नहीं पाता है। उसकी आवाज़ वैसी की वैसी रहती है। जब एक हार्मोनल चेंज के बाद जैसे जो आवाज़ चेंज होने लगती है, जैसे बॉयज़ की आवाज़ एक एडल्ट के बाद आवाज़ चेंज होती है, तो ये जो आवाज़ होना चाहिए चेंज प्यूबर्टी पे, वो आवाज़ बच्चे की तरह ही रह जाती है। लड़कों की आवाज़ लड़कियों जैसी रह गई और लड़कियों की आवाज़ लड़कों जैसी रह गई, ये भी कोई बीमारी है? तो ये जब लेंथ और टेंशन ये मिसमैच हो जाते हैं बॉय और गर्ल के जेंडर में, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। टॉप 5 ऐसी चीज़ें जो हमें आज से ही बंद कर देनी चाहिए ताकि हमारा थ्रोट सही रहे। सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग, अल्कोहल, एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, जैसे हम टोबैको या जो भी लेते हैं निकोटिन, पान में जो डालते हैं चूना, सारी चीज़ें हमारे गले को अटैक करती हैं। अगर आप भी अपने गले की खिचखिच से परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन होते रहता है या नेक पेन होता है और सोचते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, तो एकदम सही जगह पर आए हैं आप। आज के एनबीटी लाइफ हेल्थ पॉडकास्ट में हम नेक और थ्रोट इन्फेक्शंस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक एक्सपर्ट मौजूद है, जो है डॉक्टर नीना अग्रवाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन है पीएसआरआई हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पॉडकास्ट के जरिए हम लोगों के जितने सवाल रहते हैं थ्रोट नेक इन्फेक्शन से रिलेटेड, उन सभी पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं कि जैसे ही सीजन चेंज होता है, लोगों को ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है कि थ्रोट इन्फेक्शन बढ़ गया। तो ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नेचुरली कोई भी मौसम चेंज हमारी बॉडी एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती है, और मौसम चेंज में ही हमारे एटमॉस्फेयर में जो वायरस और बैक्टीरियाज रहते हैं, वो भी उसमें भी चेंजेस आते हैं।
कुछ भी छोटा सा भी अगर अपॉर्चुनिटी इन बैक्टीरियाज और वायरसेस को मिलती है हमारी नेग्लिजेंस के कारण, तो वो अटैक कर जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही वो अटैक करते हैं सोर थ्रोट हो जाता है हमको। एग्जैक्टली। तो इट्स वेरी कॉमन। अब इससे अगर हमें बचना है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना है, जैसे कहीं भी बाहर का हमें रॉ फूड नहीं खाना चाहिए। रॉ फूड से मतलब है जैसे अगर हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो कटा हुआ सैलेड नहीं लेना चाहिए, फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, या योगर्ट वगैरह ऐसी चीज़ें जो जमी हुई रहती है, जो कुक्ड नहीं होती हैं या खुली रखी रहती हैं, वो चीज़ें नहीं लेना चाहिए। जो भी कुक्ड फूड है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है या फ्राइड है तो वो स्टराइल होता है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पानी भी हमें ऐसे ही कहीं भी नहीं पी लेना चाहिए। पानी के लिए भी थोड़ा रेजिस्टेंस रखना चाहिए, या तो अपनी बॉटल कैरी करें अपने साथ, या पैक्ड बॉटल का पानी ही लें, नहीं लेना चाहिए। आपने डॉक्टर जैसे पानी की बात की, तो बहुत सारे लोगों का जब गला खराब होने लगता है तो वो गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले वो नॉर्मल पानी पियेंगे, गला खराब हुआ तो गर्म पानी। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके पीते हैं, तो ये सही है या नहीं? गर्म पानी सिर्फ थ्रोट को सूदिंग इफेक्ट देता है, इसलिए गर्म पानी का रोल है। अदरवाइज एज सच हम बोलें कि गला ठीक करने में गर्म पानी का रोल है तो दैट इज़ नॉट ट्रू। बट यू कैन ऑलवेज हैव रूम टेम्परेचर वाला पानी, बट पानी शुड बी हाइजेनिक। ठीक है। और ये जो ठंडा गर्म पानी मिक्स करने वाला कॉन्सेप्ट है, ठंडा गर्म पानी इज जस्ट टू मेक द टेम्परेचर टू कंफर्ट लेवल। दैट हैज़ नथिंग टू डू कि आप गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स कर रहे हैं तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो जो जैसे डॉक्टर किसी को भी अगर थ्रोट इन्फेक्शन होने लगता है तो क्या क्या ऐसे साइंस बॉडी में दिखने लगते हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि ये अब ज़्यादा हो गया है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? तो सिंपल जो सीजनल सोर थ्रोट होता है उसमें बस पेशेंट्स को गले में ही दर्द होता है और एट द मोस्ट खाना स्वालो करने में तकलीफ होती है। ये सिम्टम्स अगर बढ़ते हैं, जैसे इसमें अगर पेशेंट को फीवर आने लगता है, या कान में दर्द होने लगता है, या बॉडी में लिथार्जीनेस आने लगती है, सिम्टम्स बढ़ते ही चले जाते हैं, तो उस केस में फिर एड्रेस करना चाहिए। ओके। और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है? यस, थ्रोट इन्फेक्शन इज़ बेसिकली अ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ये बॉडी में 3 और ऑर्गन को अटैक करता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस एक हार्ट को, किडनी को और जॉइंट्स को। तो कोई भी सोर थ्रोट को हमको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, स्पेशली अगर ये रिकरेंट है तो। ठीक है। तो उस केस में पेशेंट को जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, स्पेशली ये जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स के पेन होते हैं। हार्ट का कुछ हो सकता है, या आँखों के आगे व्हाट यू कॉल स्वेलिंग आने लगती है, जिसको हम इडीमा कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो कहीं कोई फेस पे स्वेलिंग आ रही है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, फीवर आ रहा है, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ओके। डॉक्टर, बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं ना कि थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा सा हुआ तो जा करके केमिस्ट के शॉप से एंटीबायोटिक्स खा लेंगे, खुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं वो लोग। तो दवाई खुद से लेनी कितनी गलत चीज़ है इसमें, और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये जो आपने बताया कि जाके केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती पेशेंट भी करता है और फार्मासिस्ट भी करते हैं। करेक्ट। फार्मासिस्ट ने ये बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए कि दवाई हम आपको दे देते हैं और इससे आप ठीक हो जाएंगे। कोई भी दवाई ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए। इंडिया में ये रूल बहुत ही व्हाट यू कॉल वीक रूल है, इसमें कहीं कोई स्ट्रिंजेंसी नहीं है। तो over the counter no medication, and if you feel that your throat pain is worsening day by day, usually viral problems जो होती हैं या जो seasonal problems होती हैं उसमें rule of 3 चलता है basically. So whatever the infection is there, 3 days to come, मतलब 3 days में आपकी problems बढ़ती हैं, 3 days to stay, 3 दिन रहती हैं, and 3 days to फेड ऑफ, 3 दिन जाने में लगती है। तो नॉर्मली ये 3 दिन होता है, लेकिन थोड़ा भी हमें लगता है कि नहीं प्रॉब्लम इज वर्सनिंग तो हमें दिखा लेना चाहिए। या जो मैंने बाकी सिम्टम्स बताए, नकल्स में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, अगर ऐसा कुछ होता है अलॉन्ग विथ फीवर, देन वन शुड गो टू डॉक्टर, नॉट टू द
केमिस्ट। एग्जैक्टली बहुत सारे जैसे लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें वायरल इन्फेक्शन हुआ तो एक से दूसरे में भी फैल जाता है कई बार, तो उन्हें लगता है कि जब ये सब में फैल रहा है तो हो सकता है वायरल हो, कुछ दिन में चला जाता है, लेकिन कई बार वायरल भी बहुत टाइम तक रह जाते हैं और वो सीवियर हो जाते हैं। तो ये थ्रोट इन्फेक्शन वायरल है या कोई सीवियर है, इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल होता है, वायरस के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एकदम डाउन होने लगती है और डाउन हो जाती है। सो वायरल इन्फेक्शन बेसिकली गेट्स सुपर एडेड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन. So once it gets bacterial infection, that it spreads much faster inside the body. That viral spreads amongst the people, and then bacterial, it invades all the other organs in the body. So it becomes severe. तो अगर ये सब इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है, कोल्ड कफ होता है, तो हमें मास्क पहन के रखना चाहिए ताकि ये किसी और को ना फैले. और कोशिश ये करना चाहिए कि इसमें जो हम अपने हाउस होल्ड रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, गार्गल करना या एंटी एलर्जिक लेके इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए. होम रेमेडीज़ की बात की आपने, तो बहुत सारे लोग हल्दी वाला दूध पीने लगते हैं या फिर गरम लेमन और हनी वाला वाटर पीने लगते हैं कि उनका गला सूदिंग हो जाएगा, सही हो जाएगा. तो ये ठीक है करना या नहीं? बिल्कुल ठीक है. ये तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है. आप कभी पुराने गूगल करिए अपने चरक और सुश्रुत को, तो आप देखेंगे वो लोग इसमें खरल में हल्दी पीस रहे हैं और वुंड के ऊपर लेप लगा रहे हैं. और हल्दी और दूध अगर कोई रेगुलर पी ले अगर, तो उसको बहुत अच्छा रहेगा. अच्छा. हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में. Exactly. तो ये करना चाहिए. हल्दी इज़ वेरी गुड. और हनी और जिंजर और लेमन, इसका कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो मतलब बहुत अच्छा होता है. ये भी गले को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है. सो इट इज़ वेरी गुड. वन शुड प्रैक्टिस ये वाली चीज़. बिल्कुल. जैसे इसमें आपने इम्यूनिटी की बात कही, तो इम्यूनिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है. जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ऑब्वियसली. राइट. तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर क्या किया जा सकता है ताकि अभी हमने बात की कि हल्दी का दूध पियेंगे, हनी जिंजर लेंगे, हम प्रोटीन वाला खाना खाएंगे, जैसे सोयाबीन है, पनीर, टोफू. और सबसे सस्ता जो प्रोटीन हम हमारी इंडियन डाइट में ले सकते हैं वो होता है अंकुरित अनाज. अंकुरित अनाज हम किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, जैसे मूंग का, मोठ का, चने का. जिसको बोलते हैं ना, चना खाएंगे तो घोड़ा बन जाए. सो दैट इज़ वेरी गुड. और एक मुट्ठी अगर हमने ये ले लिया रोज, तो बस बल्ले 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 बल्ले. बिल्कुल. तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैम ने एक फार्मूला दे दिया है, बल्ले बल्ले वाला. प्लीज़ उसको ट्राई करिए और इस तरह के इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे. डॉक्टर, थ्रोट इन्फेक्शन की बात आती है तो बहुत सारे मिथ्स हैं आजकल. इंटरनेट पर लोग इतना ज्ञान भी देते हैं कि ये करो वो करो, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं, तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ मिथ्स है, प्लीज़ आप उनको बताइएगा. बिल्कुल बताओ. आप एक एक मिथ बताइए, मैं सब क्लियर करती हूँ. बिल्कुल. सबसे पहला मिथ है कि गला खराब सिर्फ ठंडा पानी पीने से होता है. नो, ठंडा पानी एज सच परेशान नहीं करता है, लेकिन ठंडे पानी की क्या परिभाषा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम लोग जो ठंडा पानी पीते हैं वो फ्रिज में हम बोतल में भर के रख देते हैं. अब वो बोतल क्या आप रोज साफ करते हैं? नहीं. जब बोतल साफ नहीं है तो पानी साफ कैसे हो सकता है? और वही बोतल से आप पीते जा रहे हैं, तो बदनाम कौन हो रहा है? ठंडा पानी. वो बोतल जो गंदी हो रही है वो बदनाम नहीं हो रही है. या हम पानी में ही आइस क्यूब्स डाल देते हैं. वो आइस क्यूब कब कब जमा हुआ है, किस पानी का जमा हुआ है, यू नेवर नो. सो ठंडा पानी एज सच खराब नहीं है, बट उसको खराब कर दिया जाता है. लेने का तरीका जो है वो गलत है. और ये इन तरीकों को हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इट इज़ बेटर कि हम रूम टेम्परेचर का पानी लें और फ्रेश वाटर लें. पुराने ज़माने में हमारी मम्मियाँ रोज मटका चेंज करती थी. मटका चेंज मतलब साफ करती थी, रोज नया पानी भरती थी. अब ऐसा नहीं होता है. हाँ बिल्कुल. अभी भी जैसे बहुत सारे लोग पानी स्टोर भी करते हैं, तो जिस कंटेनर में करते हैं उसको साफ करते हैं पहले. तो चीज़ें बहुत चेंज होती जा रही हैं, इसलिए वन शुड नो कि क्या चीज़ सही है और क्या हमें तकलीफ दे रही है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. दूसरा मिथ है डॉक्टर कि जब भी थ्रोट इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स लेने से सही हो जाता है वो. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर बार हमें एंटीबायोटिक लेना होता है.
नॉर्मली हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस इतना अच्छा होता है कि ये जो कॉमन कोल्ड जिसको हम कहते हैं कि मौसम वाला, ये अपने आप ठीक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रोसिन लेना पड़ती है बुखार को ठीक करने के लिए। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है उनको हमें ज़रूर दवाई टाइम से दे देना चाहिए। और इम्यूनिटी लो होती है और कैसे होती है, किनको होती है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। खास करके जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, किडनी डिसीज़ होती है, लिवर डिसीज़, कैंसर, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है। तो उनको तो कोई भी अगर बीमारी अटैक करेगी तो उसके लिए दवाई देना, एंटीबायोटिक देना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। इसलिए जिनको भी ये सब बीमारियां हैं उनको अपने डॉक्टर के पास रेगुलर जाके इन बीमारियों को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, तभी उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग Strong होगी और होगी। फिर वो एंटीबायोटिक्स वाली चीज़ खुद ही सॉल्व हो जाएगी। खुद ही सॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्टली। दूसरा मिथ है ये डॉक्टर कि सिर्फ गर्म चीज़ और खाने से या फिर पीने से अगर हमें थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो वो सही हो जाएगा। नहीं, सिर्फ गर्म पानी पीने और खाने से तो नहीं होता है। जैसा मैंने बताया कि वो सूदिंग इफेक्ट देता है, और सूदिंग इफेक्ट रहता है इसलिए आप उसको खा भी पाते हो, पी भी पाते हो, गार्गल भी कर पाते हो। तो सिर्फ वो करने से तो बात नहीं बनती है। हाँ, पर अगर थोड़ा उसमें नमक डाल दिया जाए तो ज़रूर उसके नमक के गार्गल से, जिसको हम बोलते हैं सलाइन गार्गल, उससे ज़रूर थ्रोट को बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ओके, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तो गले को अगर हम बाहर से हीट पैड लगाएंगे तो उससे आराम मिलेगा। ये नहीं है ऐसा कुछ भी? नहीं। ओके, ठीक है। डॉक्टर, यहाँ पर ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं थ्रोट इन्फेक्शन से रिलेटेड कि कई बार लोगों को कफ बहुत ज़्यादा होने लगता है इसमें, तो इससे बचने के लिए क्या करें? और कफ में भी क्या हमें कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो, जैसे खून आना या बलगम बहुत ज़्यादा बनना? कोई भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो ऊपर का नोज़ का और गले का इन्फेक्शन है, अगर उसको हमने निगलेक्ट किया, उसको नज़रअंदाज किया, ठीक है, तो नेचुरली वो नीचे ट्रैक करता है। नीचे ट्रैक करेगा तो नेचुरली हमारे लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, और वो फेफड़ों को भी इन्फेक्ट करेगा। पूरी बॉडी में म्यूकस या पानी हमेशा बनता रहता है हर ऑर्गन को लुब्रिकेट करने के लिए। तो जब ये जो लुब्रिकेशन वाला पानी में अगर बैक्टीरियाज और वायरस मिल जाएंगे तो वो ही हमारा बलगम के फॉर्म में बन जाएगा और वो बलगम आने लगेगा। इन्फेक्शन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ हमारी ब्लड वेसल्स ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी वहाँ खून ज़्यादा भेजती है लड़ने के लिए उस जगह को। तो जब ये कंजेशन हो जाता है, जिसे हम कंजेशन कहते हैं, तो थोड़ा भी खांसी जोर से आएगी अगर, तो कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं और उसमें फिर बलगम में खून आता है और फिर पेशेंट डर जाता है कि हमें तो खून वाली बलगम आई है। तो उसमें भी डरने का कुछ नहीं है, जहाँ आप जोर लगाएंगे वहाँ ये सब होगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और पैनिक भी नहीं करना। हाँ बिल्कुल, पैनिक नहीं करना चाहिए। सोर थ्रोट अगर बार बार हो रहा है तो हमें कब अलर्ट होने की ज़रूरत है? सोर थ्रोट में बेसिकली जो बार बार होता है वो टॉन्सिलाइटिस होता है, या किसी किसी को एलर्जी होती है तो एलर्जिक फेरेंजाइटिस उसको हम कहते हैं। और एलर्जी किस किस चीज़ से हो सकती है? एलर्जी इस वर्ल्ड में हर किसी से भी हो सकती है, डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी। बॉडी टू बॉडी। तो ये अटैक्स अगर हमारे एक साल में 3 से ज़्यादा बार आते हैं और हर बार फीवर के साथ आते हैं, ऐसे अटैक्स अगर कंटिन्यूअसली 3 साल से आ रहे हैं तो उस केस में हमें कभी कभी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। जो टॉन्सिलेक्टमी के अब बहुत कम हमको अब सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि अब आप जैसे लोगों के पॉडकास्ट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो दे टेक केयर ऑफ, मतलब अपना अपना ध्यान वो खुद रखते हैं। तो अगर इस तरह से अटैक आ रहे हैं कि 3 to 4 एपिसोड्स हर साल ऐसे कंसिक्यूटिव कंटिन्यूस 3 साल से अगर आ रहे हैं, तो उस केस में टॉन्सिलेक्टमी लगती है। या जिसको एलर्जी होती है, एलर्जी के कारण ये बार बार हो रहे हैं अगर, उस केस में हम ऐसा यहाँ पे स्किन के ऊपर टेस्ट करते हैं, जैसे हम स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं। उसमें हम काफ़ी सारे, कम से कम 100 एलर्जेंस उसमें हम डिटेक्ट कर पाते हैं। और उन एलर्जेंस में कुछ एरो एलर्जेंस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, जो हवा में होते हैं। कुछ फूड एलर्जेंस होते हैं जो कि हम रोज़मर्रा में खाते हैं। तो बहुत आसान होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग समझते ही नहीं है कि फूड एलर्जी नाम की भी कोई चीज़ होती है।
वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि खाने से भी कोई एलर्जी हो सकती है। तो वो खाने की एलर्जी अगर हमें स्किन प्रिक टेस्ट में पता चल जाएगी तो हम वो खाना अवॉइड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और एक ज़माना था हिंदुस्तान में जब मम्मी दिन के 4 मील बनाती थी, ब्रेकफास्ट भी बनाएंगी, लंच भी बनाएंगी, शाम को स्नैक भी बना के देंगी और डिनर भी बना के देंगी। धीरे धीरे हम वेस्टर्नाइजेशन पे जा रहे हैं और हम भी खाना 7 दिन का फ्रिज में बना के रख देते हैं या बाजार से डब्बा ले आते हैं, पैक्ड फूड ले आते हैं, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं उसमें। तो प्रेजर्वेटिव्स तो मोस्ट कॉमन कारण है एलर्जी का। ओके। तो अगर किसी को फूड एलर्जी है और उसकी वजह से उसको क्या क्या रिएक्शंस अपने मतलब थ्रोट पे हो सकते हैं जिसको उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? फूड एलर्जी भी इसी फॉर्म में आती है, पेन हो रहा है गले में, छींकें आने लग जाती है, खांसी आने लग जाती है, खाना नहीं खा पाते हैं। सो सिम्टम तो एलर्जी के और इन्फेक्शन के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर एलर्जी के जो सिम्टम है वो अचानक आते हैं, अचानक चले जाते हैं। जब तक उसका इफेक्ट रहता है तो अचानक चले जाते हैं। और अगर हम बिना एलर्जी के पीरियड में अगर पेशेंट को देखें तो गला देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी इनको कोई तकलीफ भी रही होगी। तो जहाँ रिकरेंट प्रॉब्लम आई कि एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ तकलीफ है जो हमें बॉदर कर रहा है, और हमें ओपिनियन डॉक्टर की लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर आप ENT सर्जन हैं, तो थ्रोट इन्फेक्शन जब भी किसी का केस आप हैंडल करते हो तो इतने सारे आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, तो आप प्लीज़ बताइए कि थ्रोट इन्फेक्शन का केस कब वर्स हो जाता है कि सर्जरी जैसी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है? मैंने अभी बताया आपको कि 3 अटैक्स एवरी ईयर फॉर कंसेक्यूटिव 3 डेज, या कभी कभी बहुत सीवियर जब थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तो थ्रोट से इन्फेक्शन गले में आने लगता है और वो सिचुएशन इतनी भयानक हो जाती है कि मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे तो कोई मेरे को, जिसको हम कहते हैं एंजाइना का पेन हो गया, मतलब जब हार्ट अटैक आता है उतना सीवियर पेन पेशेंट को गले में फील होता है। तो उस केस में तो वो इमरजेंसी हो जाती है। उस केस में तो पेशेंट को एडमिट करके गले में कट लगा के वो पूरा इन्फेक्शन निकालना ही पड़ता है। और जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो फिर कोल्ड प्रोसीजर करके फिर हम सर्जरी का प्लान करते हैं। तो थोड़ा आप सर्जरी के बारे में भी बताइए कि उस प्रोसेस को आप कैसे करते हो, पेशेंट के साथ कैसे डील करते हैं, एंड उस दौरान क्या क्या चीज़ें पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए? वो डिपेंड करता है, पेशेंट की काउंसलिंग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैसे करना है वो तो हमारा डोमेन है। और एक ज़माना था जब ये सर्जरी, जो टॉन्सिलेक्टमी की सर्जरी होती थी, ये कोल्ड नाइफ सर्जरी इसको हम कहते थे कि स्टील नाइफ से हम इसको करते थे और पेशेंट से कट करके करते थे। पर अब चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब हार्डली कोई पेशेंट को टॉन्सिलेक्टमी में ब्लीडिंग होता है। वंस अपॉन अ टाइम कॉम्प्लिकेशन इस सर्जरी का सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग होता था, जिससे हर कोई घबराता था कि ब्लीडिंग हो जाएगी फिर क्या करेंगे। अब हमारे पास ब्लीडिंग अगर होती भी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे गैजेट्स आ गए हैं। हमको स्टील नाइफ की जगह हम लोग आजकल पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, हम लेज़र्स यूज़ करते हैं और जिसको हम कहते हैं कॉबुलेटर यूज़ करते हैं। लेज़र भी अब पुराना हो गया बेसिकली। अच्छा, लेज़र से भी नई चीज़ आ गई है कॉबुलेटर। तो कॉबुलेटर अब और अच्छी चीज़ आ गई है जिससे सर्जरी चुटकी में हो जाती है और ब्लीडिंग भी नहीं होती। तो आफ्टर सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? आफ्टर सर्जरी भी, कोई भी सर्जरी हो, एनी डैम सर्जरी, कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग बहुत कॉमन है। सेम कॉम्प्लिकेशन टॉन्सिलेक्टमी के साथ में भी है। तो उसके लिए हम पेशेंट को फर्स्ट 24 आवर्स के लिए, पहले 24 घंटे सर्जरी के, उसको पूरा ठंडा खाना खाने को देते हैं। ठंडा आइसक्रीम और आइस कोल्ड फ्लूइड ये सब देते हैं। तो आइस से कोई भी अगर ब्लीडिंग पॉइंट्स है, ब्लड वेसल्स हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो स्पाज्म में आ जाती हैं, तो ब्लीडिंग नहीं होती है। और अगर 24 घंटे अच्छे निकल जाते हैं उसके बाद चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो उसके बाद भी उनको अपनी डाइट में थोड़े चेंजेस करने डाइट तो रखना ही पड़ता है। फर्स्ट 7 डेज के लिए उनको हम सॉफ्ट डाइट और ऐसी डाइट देते हैं जो इजीली गल्प कर सकता है पेशेंट। और इस टाइम में ठंडा नहीं, फर्स्ट 7 डेज ओनली, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए हमें आइस कोल्ड देना होता है। उसके बाद फॉर 6 डेज के लिए सॉफ्ट डाइट और जो इजीली गल्प हो जाए वो डाइट देते हैं। और उसमें कोई भी जैसे कांटा, पाइनएप्पल जैसी चीज़ें, पाइनएप्पल का जूस टाइप की नहीं दें जिसमें भी कांटा हो ऐसा। या आइसक्रीम भी खिलाते हैं हम, तो प्लेन वैनिला आइसक्रीम देते हैं जिसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं होते हैं, ऐसा देते हैं।
तो इसके बाद पेशेंट ठीक रहता है। साथ में हम उनको गार्गल भी करने को देते हैं, क्योंकि अंदर जो गले में सर्जरी होती है वहाँ कोई बैंडेज नहीं लगा सकते हैं, वहाँ कोई ऑइंटमेंट नहीं लगा बिल्कुल। सकते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है, आफ्टर एवरी फीड कुछ भी खाने के बाद पेशेंट को हम बोलते हैं नॉर्मल पानी से एक बार पूरा मुंह साफ कर लें, तो वो एरिया साफ बना रहेगा। ओके, आपने गागल करने की बात की, तो बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड में आज भी लोग गागल करते हैं, स्पेशली नमक वाले पानी से। सही है या नहीं? बिल्कुल। और कितने टाइम पर क्या करना चाहिए? थोड़ा गार्गल्स जब जरूरत है तो ही करना चाहिए, ऐसे नहीं करना। एज सच रोज में जरूरत नहीं होती है। रोज में आप सोते टाइम अगर अच्छा ब्रश करके सोएंगे तो वो बेस्ट होता है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। ऐसे और भी पॉडकास्ट हम आपके लिए हर एपिसोड में लाते रहेंगे, तो तब तक के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।